के आयो क्या आज? कॉपी आपका मिला है? फेयर कॉपी कल से? अच्छा, कौन से घर में? यही ना कि गांव में छोड़ गया? यही ना। आपका क्या हुआ? लूंगी घर वाले पैसा नहीं भेजे क्या? अरे इसलिए चेहरा उतार दिया वो लग रहा है। बाकी सब लाया कॉपी? फर्स्ट क्लास है। कॉपी लेके आना, ठीक है? कितना बरत करोगे यार बार बार वही जाके? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। छत्तीसगढ़ की जनजाति। सिलेबस कल देखिए जाके। सिलेबस तो याद हो ही जाएगा आगे जाके। कई बार डायरेक्ट इंटरव्यू बैठ के पहले पूछ लेते हैं सिलेबस बताओ करके, है ना? ध्यान देंगे। ये चार वर्ड दिख रहे हैं बोर्ड में: आदिवासी, आदिम जाति, जनजाति और अनुसूचित जनजाति। कभी कभी आप लोग सब चीज एक ही चीज बोल देते हो कि सब तो एक ही है करके, है ना? ठीक, ध्यान देंगे। आदिवासी का मतलब देखो, आदि और वासी, ठीक है ना? जो आदिम काल से वास कर रहे हैं, जो प्राचीन समय से वास कर रहे हैं, कहाँ पर? पहाड़ों में। एक्चुअल में इनका पूरा जो निवास आदिवासियों का माना जाता है कि पहाड़ों में ही इनका वास था, ठीक है? तो इसका मतलब ये कि जो प्राचीन समय से वास कर रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक लैंड पे ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वहीं पे निवास करते। छत्तीसगढ़ में हो सकता है कि जसपुर एरिया में निवास कर रहे हो पहले से ही, हो सकता है कि अबूझमाड़ में निवास कर रहे हो पहले से ही। तो ऐसी जो भी जनजाति, ऐसी जो भी लोग जो प्राचीन समय से वास कर रहे हैं उसको हम क्या कहें? आदिवासी, ठीक है ना? अब ऐसे लोग जो प्राचीन समय से वास कर रहे थे, ठीक है ना, वो हो सकता है कि 5 लोग थे, फिर उसके बाद जाकर 10 बन गए। होता है ना कि एक परिवार से नातेदारी बन जाता है, चाचा मामा फूफा ऐसा बन जाता है, ठीक है ना? तो वो जाके एक समूह बना लिए, समूह बना लिए तो उनका एक क्या बन गया? ऐसे लोग, ऐसे लोगों का समूह क्या बन गया? आदिम जाति बन गया। जो प्राचीन जो जातियां कहलाई उसको हम क्या कहें? आदिम जातियां, ठीक है ना? और फिर जाकर ये समूह और बढ़ गया तो ऐसे लोगों के पूरे ओवरऑल समूह को क्या कहे गए? जनजाति। मतलब समझ जाओ यहाँ पे बैगा, लेकिन बैगा गोंड जितने भी लोग हैं उन सभी का समूह क्या बोल दिया हम लोग? जनजाति बोल दिया। ये छोटा सा पार्ट है, ये उसका बृहद रूप है, ठीक? अब ये जनजाति, भारत आजाद हुआ, भारत आजाद हुआ तो संविधान में इनको अधिसूचित किया गया कि भाई ऐसे जनजातियां हैं जिनका अभी तक विकास नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इनको मुख्य धारा से अलग रखा गया था अंग्रेजों के द्वारा। उनका ये कहना था कि भाई इनका संस्कृति अलग है, इनका रहन सहन अलग है, उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। लेकिन उस अलगाव से हुआ क्या कि अन्य जातियां जो थी, जो मैदानी इलाकों में रहती थी, उससे ये कहीं बहुत पिछड़ गए, बहुत पिछड़ गए। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे कल्चर की बात हो, बहुत अलग अलग डायमेंशन में ये पूरे क्या हो गए? पिछड़ गए। तो अब इनके डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या कर रही है? स्पेसिफिक रूप से, मतलब बहुत ही तेजी से हमको क्या करना है? इनका डेवलपमेंट करना होगा। और डेवलपमेंट के साथ साथ इनके कल्चर को भी क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जिसके कारण 1950 में, है ना, संविधान में जो है एक आर्टिकल जोड़ा गया था पहले से ही, 342। आर्टिकल क्या नाम है? 342। संविधान जान लो एक सब्जेक्ट है अगर नहीं पढ़े हुए तो, इसमें आर्टिकल बहुत सारे, ठीक है ना, जिसमें कुछ प्रावधान है। तो 342 एक प्रावधान जोड़ा गया और भारत के ऐसी जितनी भी जातियां हैं, ऐसे जितने भी जनजातियां हैं जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से क्या है? पिछड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को क्या किया गया? ऐसे लोगों के समूह को चिन्हांकित किया गया और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 342 में ऐसे जनजातियों को क्या किया गया? सूची में शामिल किया गया। उसको हमने जाकर क्या कहा? अनुसूचित जनजाति का। बात समझ में आ गया पॉइंट?
ये पॉइंट आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखेंगे पहला आदिवासी। आदिवासी तो पढ़ते समय थोड़ा सा इनमें अंतर पता होना चाहिए। ऐसे प्राचीन लोग जो पहले से निवासरत थे उन्हें आदिवासी की संज्ञा दी गई। सेकंड, आदिम जाति। प्राचीन जीवन शैली, प्राचीन जीवन शैली तथा प्राचीन लोगों के समूह को आदिम जाति की संज्ञा दी गई। थर्ड, जनजाति। ऐसे आदिम जातियों के वृहद रूप को, ऐसे आदिम जातियों के वृहद रूप को, मात्रा मिस्टेक नहीं करना है, नहीं पता होगा तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाजू वाले भी हो सकता है गलत लिख रहा होगा, है ना। ऐसा नहीं कि दूसरे पर भरोसा नहीं करना है। ऐसे आदिम जातियों के वृहद रूप को जनजाति कहा गया। नेक्स्ट, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जनजाति को इंग्लिश में ट्राइब्स कहते हैं ना। स्वतंत्रता के उपरांत 1950 में ऐसी जनजातियां जिनकी एक विशेष निवास क्षेत्र, विशेष बोली, विशेष संस्कृति, हालांकि विशेष को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना, बोल रहा हूं मैं बस, संस्कृति, सामाजिक परंपराएं, इत्यादि के आधार पर इन्हें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, अब राष्ट्रपति अपने मर्जी से तो नहीं करेगा, ठीक है ना, पढ़ेंगे आगे, मंत्रिपरिषद के सलाह से जाएगा, वो भी संसद में जाएगा बात, ठीक है ना, तब जाकर राष्ट्रपति की क्या लिखे, राष्ट्रपति की द्वारा अनुच्छेद 342 में 342 अनुच्छेद 342 में शामिल किया जाता है। आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब ये जो सूची बनाया गया 342, ध्यान देने वाली बात ये है कि पूरे भारत स्तर पर नहीं बनाते हैं इसको, स्टेट वाइज बनाते हैं। स्टेट वाइज उनका क्या पोजीशन है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर छत्तीसगढ़ में अगर उरांव जनजाति जो शेड्यूल ट्राइब्स में आता है तो जरूरी नहीं है अगर उरांव ट्राइब्स अगर उड़ीसा में है तो वो शेड्यूल ट्राइब्स में आए, समझा गया ना, उनकी स्थिति को देखकर शामिल किया जाता है, इसलिए स्टेट वाइज बनता है ये, समझा। सबसे ज्यादा उड़ीसा के पास है 64 के तकरीबन, मध्य प्रदेश के बाद 46 के आसपास है, और हमारे पास भी पिछले साल एक ऐड हो गया तो 43 हो गया, पहले 42 था। तो ऐसा स्टेट वाइज सूचियाँ बनती है वहाँ पे, जान, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
अब ध्यान देंगे, आगे थोड़ा बेसिक समझते हैं हम लोग। लिखेंगे छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियां। ज़्यादा इसके प्रशासनिक अभी बातों पे नहीं जा रहा हूँ मैं, आगे देखेंगे प्रशासनिक चीज़ों को, बेसिक समझते हैं पहले। अनुसूचित जनजाति राज्य में, लिखेंगे राज्य में वर्तमान में 43 जनजातियां, 43 जनजातियां अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है। अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है 43। ठीक है, अब इनके हम कुछ चीजों को समझते हैं यहाँ पे। अगर आपको कॉपी अच्छा बड़ा है तो एक पूरे कॉपी में एक मैप बनाएंगे आप, ठीक है। और अगर कॉपी छोटा है ना, वर्टिकल वाला नहीं है, ऐसा वाला है, तो आप आधा ही बनाएंगे। सबको आता मैप बनाना ना? नहीं आता तो देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। आपको फिलहाल सिर्फ बनाना है बस्तर संभाग, बस्तर डिवीजन। छोटा अगर है तो बस्तर डिवीजन, ऊपर थोड़ा जगह रखना है ना। बस्तर डिवीजन बड़ा बनाएंगे, ठीक है, लिखने के लिए बनना चाहिए आपको। जो नए लोग हैं बस देख लो कि संभाग है छत्तीसगढ़। जो पहले पढ़े हो छत्तीसगढ़ थोड़ा बहुत पढ़े हो ना, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, ये तो महारथी हो, ठीक। देखना यहाँ पे, ये आपका क्या है, बस्तर डिवीजन, ठीक। बस्तर डिवीजन में आपको ये पता है कांकेर है, नारायणपुर है, कोंडागांव है, बीजापुर, बस्तर और ये दंतेवाड़ा, और यहाँ पे आ गया आपका सुकमा, ठीक है, इतना आपको पता है। अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट जनजातियों की बात करें छत्तीसगढ़ में, तो सबसे इंपॉर्टेंट जनजातियां निवास करती है यहाँ पे बस्तर में, ठीक है। बस्तर में ध्यान रखना है, एक आपने नदी शायद पढ़ लिया होगा, अभी थोड़ा बहुत जानकारी होगा, कौन सी नदी, इंद्रावती नदी, जिसको बस्तर की क्या कहते हैं, जीवन रेखा कहते हैं, ठीक है। ये नदी कुछ ऐसे उड़ीसा से आते हुए ऐसा ऐसा जाके गोदावरी में मिल जाएगा, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, इंद्रावती ये नदी है आपका, कौन सी नदी, इंद्रावती नदी। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है, भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है उसका नाम क्या है, गोंड। पहले भील भी था, फिर से आगे गोंड है ना, गोंड। एक्चुअल में जो ये नाम पड़ा है गोंड का, ये पड़ा है कोंड से। कहाँ से पड़ा है, कोंड से। और ये वर्ड कहाँ से आया, तेलुगु से, याद रखना है, कहाँ से आया, तेलुगु में बोलते हैं गोंड को, पहले कोंड कहते थे, ठीक है ना। कोंड का मतलब होता है पर्वत, क्या होता है, पर्वत, ठीक है ना। और गोंडी में इसी गोंड को कहते हैं क्या, कोया। इसका मतलब भी, कोया का मतलब भी क्या होगा, पर्वत ही होगा। बात समझ आ गया ना, कोंड कोया दोनों का मतलब क्या है, पर्वत। तो ऐसी जनजातियां जो पहले से पर्वतों में क्या करती थी, वास करती थी, उसको हमने क्या कहा, गोंड का, गोंड कहा। अभी हम गोंड कहते हैं, पहले कोंड कहे, फिर कोया कहे, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि जब भी गोंड कहा जाएगा तो उसको कोयतोर भी कहेंगे, क्या कहेंगे, कोयतोर भी। कोयतोर का मतलब होता है पर्वत में निवास करने वाले, पर्वत के वासी, समझा गया ना। कोया का मतलब पर्वत होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं सिर्फ गोंड को ही कोयतोर कहेंगे, ऑप्शन में ध्यान देना, अगर गोंड नहीं है तो उसको उपजातियों को भी कोयतोर कहते हैं। ऑप्शन में ध्यान रखना है, चीज को फंसा सकते हैं ना, ध्यान रखना है। गोंड से
कोंड बना, कोया भी कहते हैं कि इस गोंडी में इसको, ये तेलुगु में कहते हैं गोंडी में कोया, और इसको अर्थ क्या हुआ पर्वत, और रहने वाले क्या पर्वत के वासी, कोयतोर, क्या कहेंगे कोयतोर, कोयतोर मतलब पर्वत के वासी। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां आप देखते हो मैक्सिमम गोंड की ही क्या है उपजातियां हैं, उनकी उत्पत्ति ऐसा माना जाता है कि किससे हुआ है, गोंड से ही हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जनजाति आपको देखने को मिलेगा, दो जनजाति। सबसे पहले इधर ध्यान देंगे, नोट नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। ये इंद्रावती नदी, ठीक है। इंद्रावती नदी के पास ये जो आपका छत्तीसगढ़ का पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है ना, इस एरिया में, ये पूरा जो एरिया दिख रहा है, यहाँ पर एक आदिवासी जनजाति रहती थी जिसका नाम था माड़िया। क्या नाम है, माड़िया, ठीक है। अब इस माड़िया का दो डिवीजन हो गया, कारण सिर्फ और सिर्फ क्या था, उनके निवास स्थान के आधार पर, ठीक है ना। ऐसे माड़िया जो पहाड़ों में रह गए, ऐसे माड़िया जो पहाड़ों में रह गए, उसको हम कहेंगे पहाड़ी, समझा गया ना, कौन पहाड़ी, यह हिल माड़िया, इंग्लिश में कहेंगे क्या, हिल माड़िया। और ऐसे माड़िया जो पहाड़ों को छोड़कर नीचे आ गए, सॉरी हिल माड़िया बोला, जो यहाँ पे रहे, हिल माड़िया जो उसको बोलेंगे अबूझ माड़िया, क्या बोलेंगे अबूझ माड़िया। और ऐसे माड़िया जो क्या कर गए, पहाड़ को छोड़कर मैदानों में आ गए, मैदान समझ में आ रहा है ना, ये पहाड़ है, ये जो कोंडागांव है ये बस्तर है, और दंतेवाड़ा कुछ क्षेत्र क्या है यहाँ पे मैदान भी है। इस वाले रीजन को देखोगे दंतेवाड़ा, मेरे ख्याल से पढ़े तो ना दंतेवाड़ा, इस वाले रीजन को देखोगे तो यहाँ पे पहाड़ है, उसको बोलते हैं नंदी राज की पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी, लेकिन कुछ एरिया यहाँ पे मैदान भी है, समझा गया ना। तो कुछ माड़िया जो है इस पहाड़ को छोड़कर मैदानों में आ गए, इसको हमने क्या कहा, दंडामी माड़िया। कौन सी माड़िया, दंडामी माड़िया। दंडामी माड़िया कहने का अर्थ यही है कि वो ऐसा नृत्य करते हैं, है ना, उसमें एक छड़ी यूज करते हैं उन लोग। कौन सा छड़ी, देखे हो क्या, नहीं देखे हो, डांस करते समय एक रॉड टाइप का महिलाएं पकड़ी रहती है, उसको बोलते हैं दंडामी, जिसके कारण उनका नाम पड़ गया है दंडामी माड़िया। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अबूझ माड़िया पर्वतों में रहेंगे, अब दंडामी माड़िया मैदानों में रहेंगे, ठीक है ना, दिमाग में आ गया। अगर पूछा जाए, सिंपल सी बात है, अगर जो व्यक्ति पहाड़ों में रहता है, जो व्यक्ति पहाड़ों में रहता है, क्या वो स्थायी रूप से कृषि कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। ये लोग क्या है, खाना बदोश टाइप के, कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं, ये स्थायी कृषि करेंगे, मतलब कुछ दिन तक रहेंगे, जंगलों को काट देंगे, वहां पर खेती करेंगे, और फिर उस क्षेत्र को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, एक जगह निवास करने वाला काम नहीं करते। आपने भारतीय इतिहास भी पढ़ा होगा कि पहले जो जनजातियां, जो लोग थे, वो एक जगह निवास नहीं करते थे। जब वो नदी के किनारे गए तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ इनकी पानी से, इनकी उपजाऊ भूमि से यहाँ पर खेती हो रहा है, तो वहाँ पे आके बस गए, ठीक है ना। तो ये क्वालिटी अबूझ माड़िया में नहीं थी, आज भी नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि अबूझ माड़िया जो है अस्थायी कृषि करेंगे, एक जगह कृषि नहीं करेंगे। पढ़ेंगे आगे कि अबूझ माड़िया एक अस्थायी कृषि करते हैं, जिसका क्या बोलते हैं, पेद्दा बोलते हैं। तो इसमें डाउट नहीं होना कि कौन सा जनजाति इसमें अस्थायी कृषि करता है, अबूझ माड़िया करेगा। दूसरा जो जनजाति कहाँ रह गया, नीचे आ गया, दंडामी माड़िया, वो मैदानों में रहेगा, मैदानों में रहेगा, इसका मतलब वो कौन सी कृषि करेगा, स्थायी कृषि करेगा। बस समझ आ गया ना। दूसरी चीज ये, अस्थायी कृषि करने के साथ साथ अबूझ माड़िया जो है ऐसी चीजों को यूज करेगा जो पहाड़ों में रहते हैं, जैसे कि मान लो बात वनोपज प्रसंस्करण करना, है ना, महुआ बिन कराना, शराब बनाना, ऐसा कुछ नहीं, शराब ही बनाए, दूसरा चीज और भी बन सकता है वर्तमान समय में, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे कि जो इंद्रावती नदी है उसके जो उत्तर में जो माड़िया रहते हैं उसको हम कहेंगे अबूझ माड़ी, और ये एक्चुअली कहाँ पे रहेंगे, ये नारायणपुर और बीजापुर, यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है अबूझ माड़। अबूझ माड़िया रहते हैं इसलिए इस पहाड़ी का नाम अबूझ माड़ है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अबूझ माड़ शब्द पहले कहाँ से आया, कि ऐसे माड़िया जिसको अभी तक बूझा नहीं जा चुका है। आज भी अबूझ माड़िया एक्चुअल में कितने जनसंख्या में है आज तक सरकार को पता नहीं है, इतना डेंस फॉरेस्ट इलाका है, इवन इसरो सैटेलाइट से भी पहचान नहीं पाया कि यहाँ पे अबूझ माड़िया कितने हैं। इवन बोलते जरूर है कितना क्षेत्र है, लेकिन अबूझ माड़ का क्षेत्र भी डिसाइड नहीं हो पाया अभी तक से, सरकार बहुत बार प्रयास की है, इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, अबूझ माड़ कहते हैं। ये प्रश्न आया नहीं था, ऐसे में आया था कि अबूझ माड़ एक अबूझ पहेली है, 50 नंबर के इसमें आया था, ऐसे में आया था, उसको प्रूफ करना था, कैसे आपको लगता है कि अबूझ माड़ एक अबूझ पहेली है, ध्यान रखेंगे, ठीक, आगे उसको देखेंगे, नोट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नोट बनाएंगे आप, नारायणपुर और बीजापुर के पास अबूझ माड़िया, अबूझ माड़िया, अबूझ समझ में आ गया ना। अबूझ का मतलब यहाँ पे लिख लेंगे अज्ञात,
अबुझ कर लिखेंगे अज्ञात, और ऊपर में एक और लिखेंगे पहाड़ों में निवासरत माड़िया। पहाड़ों में निवासरत माड़िया। हो गया। ये क्या रहेगा, इसके उत्तर और हल्का सा पश्चिम में। अब इधर देखेंगे, इसका मतलब ये अबूझ माड़िया आपसे पूछा जाए कि कौन से जिलों में निवास करती है, तो नारायणपुर, बीजापुर, थोड़ा बहुत कोंडागांव भी आ सकते हैं। देखो ऑप्शन में कोई जरूरी नहीं है कि किताब में जो लिखा है वही पूछ ले, आपको थोड़ा सा ऑप्शनल एलिमिनेशन आना चाहिए। जैसे कि मान लो बात पूछ लिया गया अबूझ माड़िया कौन से जिलों में निवास करती है, ऑप्शन दिया गया एक जसपुर, ऑप्शन बी दिया गया रायपुर, ऑप्शन सी दिया गया बालूर, ऑप्शन डी दिया गया कोंडागांव। तो बोलेंगे अरे नारायणपुर बीजापुर पढ़े थे हम लोग, तो कोंडागांव कहाँ से आ गया। तो ऐसा नहीं है भाई कि उसको छोड़ के आ गए, गलत है ना। आपको थोड़ा आसपास लेके चलना है। कारण इसके पीछे ये है कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे बुक हैं। प्रॉब्लम यही होता है। जब हम लोग गए थे अभी परीक्षा नियंत्रक और अध्यक्ष के पास, तो हमने पूछा कि भाई आप लोग ईमानदारी से 100 क्वेश्चन क्यों नहीं बना पाते हो, है ना। तो उन्होंने कहा कि समस्या यहाँ पे ये नहीं है, भारत के प्रश्न इंडिया वाले सेक्शन तो हम बना दें, पॉलिटी के लक्ष्मीकांत से उठा क्वेश्चन दे दे सीधे सीधे, ठीक है ना, हिस्ट्री के एनसीईआरटी उठा के दे दें। लेकिन छत्तीसगढ़ के प्रश्नों की समस्या ये है कि इसकी किताब बहुत सारे। और आपको लगता है कि हम जिस कोचिंग सेंटर का बुक पढ़े हैं वही तो सही लग रहा है, बट पेपर वहाँ से नहीं बनता है ना। उन्होंने बोल दिया कि हम प्राचीन छत्तीसगढ़ के ठाकुर प्रहलाद की किताब से क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के इतिहास के रामकुमार बिहार भी है, हो सकता है कि वो वहाँ पे फैक्ट अलग दिया हो, तो फिर ऑब्जेक्शन आप लगा दोगे जाके। बात समझा गया ना। इसलिए प्रश्न के साथ समस्या यही होता है छत्तीसगढ़ के, थोड़ा सा दिमाग भी वहाँ पे एग्जाम में बैठ के लगाना है कि आप हो सकता है कि आप पढ़े हो एग्जैक्टली वही ना आए, ऑप्शन एलिमिनेशन से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि अबूझ माड़िया अबूझ माड़ की पहाड़ियों में निवास करते हैं। जिला का नाम है नारायणपुर और बीजापुर तथा अबूझ कोंडागांव के कुछ पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। अबूझ माड़िया। अब मैंने कहा कि इसके दक्षिण एरिया में, इसके दक्षिण एरिया में, इसका मतलब ये हो गया दंतेवाड़ा, बस्तर, हल्का सा सुकमा और बीजापुर, ये एरिया, यहां पे रहेंगे आपके दंडामी माड़िया। दंडामी माड़िया। आप ध्यान देंगे, मेरे ख्याल से देखे तो होगे तुम लोग, गौर नृत्य देखे हो कि नहीं देखे हो, जिसमें पुरुष जो है एक सींग लगाकर डांस करते हैं, सब देखे हो। ऐसा कौन जो नहीं देखा है, नहीं देखे हो, छत्तीसगढ़ में रह नहीं देखे हो, आपको बाहर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में देखना है ना इस चीज को भाई। देखिए हो ना, पुरुष जो है सींग लगाकर डांस करता है, महिलाएं भी रहती है वो छड़ी लेकर साथ साथ ग्राउंड बनाकर डांस करती है। वो कौन सी माड़िया है, दंडामी माड़िया है। वो सींग लगाते हैं, इसलिए इन माड़िया को बाइसन हार्न माड़िया भी कहते हैं, याद रखेंगे। बाइसन हार्न है ना, भैंस का सींग लगाकर जो नृत्य करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बाइसन। इधर लिख नहीं रहा है क्या, इधर लिख दे रहा हूं मैं, बाइसन हार माड़िया, माड़िया, बाइसन हार माड़िया। बाइसन हार्न माड़िया। अब प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि भाई सींग लगाकर डांस करना देख लिया आप, तो वो डांस का नाम एक्चुअल में गौर नृत्य। कौन सा नृत्य, गौर नृत्य। गौर समझते हो ना, क्या होता है गौर, हाँ? एक भैंस का जैसा जानवर है, यहाँ देखो कानन पिंडारी में है, गया कि नहीं गया हो, कानन पिंडारी भी नहीं गया, चलो ठीक है, वहां पे आपको दिख जाएगा गौर। गौर का सींग को लगाकर क्या करते हैं, डांस करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा मान लो के बाद कि भाई गौर नृत्य कौन करता है, कौन करता है, माड़िया करते हैं, माड़िया करते हैं। और माड़िया के अंदर और पूछ दिया कौन से कौन करते हैं, तो दंडामी माड़िया करते हैं। अभी तक प्रश्न यही पूछा गया है कि गौर नृत्य कौन करते हैं, माड़िया। लेकिन अभी तक ये प्रश्न नहीं पूछा गया है कि इसमें कौन सा करते हैं, कौन, दंडामी माड़िया करते हैं। या फिर क्या कहेंगे, बाइसन हार्न। बाइसन हार्न लिख देंगे तो आसान हो जाएगा प्रश्न, दंडामी लिख देगा थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, चीज़ों को थोड़ा सा समझना है, चीज़ों को लिंक करते जाना तभी याद होगा, ठीक है ना। तो याद रखेंगे बाइसन हार्न माड़िया या
दंडामी माड़िया जो दक्षिण में रहती है, दक्षिण किसके, इंद्रावती नदी के। जिला कौन सा, बस्तर का पश्चिमी भाग, दंतेवाड़ा इसका कौन सा भाग, पूर्व, और इसका कौन सा भाग, पूर्व एरिया। तो सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा और ये एरिया। हल्का सा कोंडागांव भी है ये लोग, कुछ लोग ध्यान रखेंगे। हो गया 2। आगे अब एक जनजाति यहां पे रहती है, ये एरिया मैदानी क्षेत्रों में, इसको लिख लेंगे यहाँ पे, ये मैदानी इलाकों में रहते हैं। हल्का सा मैदानी क्षेत्र में निवास, अभी सिर्फ एरिया को समझ रहे हैं हम लोग, नाम को समझ रहे हैं, एरिया को समझ रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में निवास, दंडामी माड़िया का। ठीक है, सेकंड ध्यान देंगे यहाँ पे, इस एरिया में रहते हैं, इसका नाम है मुड़िया या मुरिया, मुड़िया या मुरिया। अब ध्यान देने की बात यह है कि आपने जब छत्तीसगढ़ में सुना होगा जनजातियों के बारे में, तो सबसे ज्यादा किसके बारे में सुना होगा पता है, मुरिया के बारे में। ये कभी कभी बाद में सुना होगा, क्या मुरिया टाइप का रहता है, क्या मुरिया टाइप का बात करता है, सुने वैसा, सुने तो सुने हो, नहीं सुने हो, चलो कोई बात। अगर नहीं सुने होगा तो सुने भी होगा, समझ जाओ कि ये लोग कहाँ पे रहते थे, मैदानों में रहते थे। इसका मतलब इनका कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं इनके साथ था, छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों के साथ भी था। इसलिए आप स्पेसिफिक रूप से मुड़िया को या मुरिया को जानते थे, है ना। ये पहाड़ों में रहते थे, तो पहाड़ों में पहले से ही रहे, बाद में जब डेवलपमेंट हुआ तो कहीं ना कहीं मैदानों से जुड़े, कनेक्टिविटी बढ़ा, रोड मिले, सड़क मिले, तब जाकर ये कनेक्टिविटी बढ़ा है। लेकिन मुरिया या मुड़िया जो है ऑलरेडी कहाँ पे रहते थे, मैदानों में रहते थे, ध्यान रखना चाहिए। मुड़िया का अर्थ क्या होता है, मुड़िया, मुड़िया शब्द का आया है मुड़ से, मुड़, मुड़ का मतलब होता है पलास का जड़, पलास का जो वृक्ष होता है ना, उसके जड़ को बोलते हैं मुड़, पलास, परसा पेड़, ठीक है। तो ये अपनी उत्पत्ति पलास वृक्ष के जड़ से मानते हैं, और वहीं से जो ऐसे लोग क्या कहलाए, मुड़िया या मुरिया कहलाए, जो कहाँ पे निवास करते हैं, कोंडागांव, बस्तर, हल्का सा इस एरिया में। मेनली ये डिवीजन इसका रहेगा कोंडागांव, कोंडागांव, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर और नारायणपुर, यहाँ पे रहेंगे आपके मुड़िया या मुरिया रहेंगे, ध्यान रखेंगे चीज को, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, मुड़िया मुड़िया के बाद यहाँ पे आपका ये कौन सा जिला है, मोला मानपुर, अंबागढ़, चौकी ऊपर है, राजनांदगांव, ठीक है ना। इस एरिया से लेकर ऐसा एक लाइन बना लेंगे आप, इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है ना, इधर हो गया। यहाँ पे जो जनजातियां निवास करती है उसको बोलते हैं कौन सा, हल्बा, ठीक है ना। कौन सी जनजाति, हल्बा जनजाति। देखो यहाँ पे ये जो बॉर्डर दिख रहा है, ये कौन सी स्टेट का टच कर रहा है, कौन सी स्टेट है, महाराष्ट्र, कौन सी स्टेट है, महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो कुछ जो हल्बा है वो महाराष्ट्र में भी है, बॉर्डर लगे, इसका मतलब कुछ हल्बा क्या है, महाराष्ट्र में लगे। इसका मतलब इनकी जो बोली है कहीं ना कहीं मराठी वाली भी है, ऐसी है, मराठी वाली भी है। और कुछ हल्बा आपको दिख रहा है छत्तीसगढ़ के मैदान में है, बालोद जिला, यहाँ पे कौन सा जिला, धमतरी जिला, ये कौन सा है, छत्तीसगढ़ का मैदान। इसका मतलब कुछ हल्बा कहाँ रह रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मैदानों में रह रहे हैं, और कुछ हल्बा आपको कहाँ मिलेंगे, बस्तर में मिलेंगे, समझा गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हल्बा की उपजाति अगर पूछे तो आपको याद रखना है, एक है मरेठिया जो मराठी प्रभाव से है, दूसरा है छत्तीसगढ़िया, और तीसरा आपका है बस्तरिया। 3 हल्बा रहते हैं, मरेठिया, छत्तीसगढ़िया और बस्तरिया, ठीक है ना। अभी नोट नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे ये जो हल्बा वर्ड आया है, हल्बा वर्ड, हल और ब से आया है, कहाँ से आया है, हल और ब से। हल का मतलब आप जानते हैं, हल तो हल ही होता है, और ब का मतलब होता है बहाना, जो आप बहाना देते हैं वो बहाना नहीं, ठीक है ना। मूसल और बहाना समझते हैं, मूसल बहाना, प्राचीन समय में किसी चीज को कूटने के लिए, कूटते ना घर में, अभी तो मिक्सी आ गया है,
पहले कूटने के लिए एक इसको बोलते हैं बहाना और इसको बोलते हैं मूसल, जिसमें हाथ पकड़ के इसमें कुछ चीज को कूटेंगे, तो इसको बोलेंगे बहाना, इसको बोलेंगे मूसल। ठीक है ना। तो ऐसी जनजातियां जो पहले से हल चलाकर क्या करती थी, कृषि करती थी। स्पेसिफिक रूप से किसको मानते थे, हल को अपना आराध्य मान रहे हैं लोग। हल चलाकर कृषि कौन करेगा, पुरुष करेगा। और मेनली इस क्षेत्र में लगाया जाता था, जो मैदानी इलाके हैं इस क्षेत्र में लगाते थे अपन धान। कौन सा चीज, धान। इधर तो धान होता नहीं क्योंकि इधर उपजाऊ भूमि उतनी नहीं है, यहीं पे होता है मेनली धान। ठीक है ना। अब यहाँ पे पुरुष लगाया धान, धान से क्या निकलेगा, चावल। ठीक है। और उस चावल को महिलाएं कूट कर क्या बना देगी, पोहा। क्या बनाएगी, चिवड़ा या पोहा। ठीक है ना। या फिर आग में डाल दिया तो क्या बन जाएगा, लई बन जाएगा। लई जानते नहीं जानते। इसका मतलब ये कि हल और बहाना से हलवा शब्द की उत्पत्ति हुई है। और प्रश्न पूछे कि कौन सी जनजाति चिवड़ा बनाने का काम करती है, तो कौन, हलवा। कौन सी जाति हल को आराध्य मानती है, तो कौन, हलवा। तो ये पुरुष काम करेगा, ये महिला काम करेगा। यहाँ पे पुरुष, यहाँ पे महिला। नोट करेंगे हलवा। अब ध्यान देंगे यहाँ पर एक और चीज, कहाँ कहाँ लिखना है, इधर लिखेंगे राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। जो बोल रहा हूँ वहां लिखते जाएंगे। राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, बालोद, बालोद, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर। इस रिजर्व में आपको मिलेगा हलवा, और हलवा लोग बोलते हैं हल्बी। ठीक है ना। तो हल्बी जो बोलने वाले मिल जाएंगे आपको इस एरिया में। ठीक है, समझ में आ गया कितना। उसके बाद ये लिख लिए, हल लिख लो, इसको भी लिख लो। हलवा शब्द की उत्पत्ति हल और बहाना से हुई है। लिखने में आलसी बना नहीं करना है, बाद में ही आपको बैक फायर कर जाएगा बाद में। हो गया, लिख लिया। हल और बहाना से हुई है, अर्थात हलवा पुरुष हल चलाकर अनाज उत्पन्न करते थे। मुख्यतः धान लिखेंगे वहां पे, अनाज उत्पन्न करते थे मुख्यतः धान। जबकि महिलाएं उस धान से लाई और चिवड़ा बनाकर, वो लिंक समझ में आ जाए ना कि बहाना से कूट कर क्या करते हैं लोग, चिवड़ा बनाते हैं। तो पूछा जाएगा हल चलाने वाली जनजाति हलवा, चिवड़ा बनाकर बेचने वाली जनजाति हलवा। ध्यान रखेंगे। चिवड़ा बनाकर, महिलाएं चिवड़ा बनाकर बाजारों में विक्रय करती थी, मतलब पैसा भी बहुत कमाया। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर फिर से, ये जो हलवा है इनका निवास देखो कहाँ कहाँ पे। ये मोला, मानपुर, बगड़, चौकी, राजनांदगांव। उसके नीचे क्या है, ये बालोद। बालोद में कौन सी पहाड़ी है, दल्ली राजरा की पहाड़ी। पढ़ा है ना सर अभी, थोड़ा बहुत तो पढ़े होगे ना। दल्ली राजरा की पहाड़ी है, वहां पे क्या मिलता है, आयरन और हेपेटाइट मिलता है। ठीक है। इधर क्या है आपका, धमतरी है। इधर है कांकेर, कांकेर में कौन सी पहाड़ी, आरी डोंगरी पहाड़ी। ठीक है ना। कुछ रावघाट की पहाड़ी है, हालांकि अभी रावघाट इधर है ना, इधर आरी डोंगरी पहाड़ी। ठीक है ना। इधर आपका मिल जाएगा पूरा कांकेर का मैदान, बालोद का मैदान, धमतरी का मैदान, और इधर हल्का सा बस्तर का मैदानी इलाका। इसका मतलब ये कभी भी पहाड़ों में निवास नहीं किए, ये मैदानी क्षेत्रों में ही रहे हैं। और पहाड़ भी थे तो इन पहाड़ों में क्या मिलता था इनके पास, लोहा, आयरन। इसका मतलब ये लोग माइंस में भी काम किए। कहाँ पे काम किए, माइंस में भी काम किए। और माइंस आएगा, इसका मतलब रेलवे का विकास भी होगा। दल्ली राजरा में रेलवे विकास बहुत पहले हो चुका है, 1956-59 से हो चुका है, हुआ कि नहीं हुआ है। इसका मतलब इनको जॉब मिला है माइंस में, इनको जॉब मिला है रेलवे में, और ये लोग अच्छी खासी फसल भी उत्पादन किए। क्यों, क्योंकि इस क्षेत्र में नदी भी है, तांदुला की नदी। कौन सी नदी, तांदुला नदी। इसका मतलब ये लोग डबल फसल भी लिए हैं। इसका मतलब ये भी है कि इस क्षेत्र का जो मिट्टी है वो उपजाऊ भी है। यहाँ का जो मैदानी इलाके ना, बालोद का, धमतरी का, सबसे ज्यादा धान यही लोग लेते हैं, बालोद और धमतरी वाले। इसका मतलब ये जनजाति बहुत पैसा कमाई है।
इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न जनजाति पूछे तो कौन? हलबा। बात समझ आ गया ना? अगर मेन से पूछे तो आपको ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे क्यों ये आर्थिक रूप से संपन्न है। दूसरा चीज ये कि अगर जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा है, तो ऑब्वियस सी बात है, पैसा है वो सरकारी स्कूल में तो पढ़ाएगा नहीं, सिंपल सी बात है ना। वो कहाँ भेजेगा? कॉन्वेंट में भेजेगा, प्राइवेट स्कूल में भेजेगा पढ़ाने के लिए। और कहीं ना कहीं जिसके पास तो लिंक होता है ना, जिसके पास पैसा होता है वो अपने बच्चों को अच्छे से एजुकेशन देना चाहता ही है। इसका मतलब ये जनजातियां अपने बच्चों को शिक्षित करेगी। इसका मतलब ये भी हुआ कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा शिक्षित जनजाति परसेंटेज में कौन है? हलबा। ये भी ध्यान रखना है। और ये हलबा एक्चुअल में और कहाँ रह रहे हैं? देखो यहाँ पे हलबा और कहाँ पे है? कांकेर में है, बालोद में है, लेकिन एक्चुअल में जो बालोद में सबसे बड़ी जनजाति वो हलबा ही है। सबसे बड़ी जनजाति हलबा ही है। और अगर पूछे कि आदिवासियों में सबसे ज्यादा शिक्षित जिला कौन सा है, तो कौन सा जिला? बालोद जिला, 77%। समझा? रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें इससे डिपेंडेंट है। समझा गया? लिख लेना जल्दी इसको। हलबा जनजाति, हलबा जनजातियां आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजातियां हैं। अंडरलाइन कर लेंगे, कई बार पूछा गया है। अब इतना समझने के बाद जाके वहां पे मुरिया मत मार देना, ठीक है ना? होता है रट्टा मार के जाओ तो दिमाग फंस जाता है कभी कभी। आर्थिक रूप से संपन्न जनजाति छत्तीसगढ़ की हलबा है, क्योंकि इन्हें रोजगार के रूप में दल्ली राजरा की पहाड़ियों में आयरन और उत्खनन का कार्य प्राप्त हुआ। आयरन और उत्खनन का कार्य प्राप्त हुआ। इस आयरन ओर को पहुंचाने हेतु, इस आयरन ओर को प्लांट में पहुंचाने हेतु, प्लांट समझ में आ गया ना? भिलाई स्टील प्लांट। कौन से कहाँ जाता है यहाँ का आयरन ओर? भिलाई स्टील प्लांट। अब यहाँ पे खत्म हो रहा है तो इसको कहाँ से जोड़ रहे हैं? रावघाट से जोड़ रहे हैं, यहाँ से ट्रेन चला रहे हैं अब, ठीक है ना? भिलाई स्टील प्लांट में जोड़ने हेतु रेलवे का विकास किया गया, ठीक है ना? रेलवे का विकास किया गया, जिससे इन्हें पुनः रेलवे में रोजगार की प्राप्ति हुई। रेलवे आएगा तो किसकी जमीन से जाएगा? हलबा लोग की जमीन से जाएगा ना भाई, यहाँ पे हलबा रहते हैं तो जमीन में अगर जाएगा तो नौकरी भी देना पड़ता है। नियम देखे हो नहीं देखे हो? कम से कम 5वीं पास होना चाहिए, ठीक है? तो रेलवे का क्या लिखे? रेलवे में इनको रोजगार की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट, कृषि के क्षेत्र में भी, कृषि के क्षेत्र में भी इनका वृहद विकास हुआ, क्योंकि इन क्षेत्रों में, इनके निवासरत क्षेत्रों में, ऐसा क्योंकि इनके निवासरत क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई सुविधा, बेहतर वर्षा का वितरण, इत्यादि कारणों के कारण इन्होंने अधिक मात्रा में अनाजों की पैदावार की। जिससे इनकी अनाजों की क्या क्या लिखे आप? अनाजों की पैदावार की, जिससे इन जनजातियों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। बस सुन लो कि प्रति व्यक्ति आय एक पॉइंट होता है, ठीक है ना? पैसा आया, बस खत्म कहानी।
इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे तो समझ में कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, ठीक है ना। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से इन्होंने इनका निवेश, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से इन्होंने इस धन का निवेश शिक्षा एवं स्वास्थ्य में किया। ऑब्वियस सी बात है, पैसा होगा तो आप एजुकेशन पे खर्चा करोगे, स्वास्थ्य पे खर्चा करोगे, लाइफ स्टाइल पे खर्चा करोगे अपने आप, है ना। मोबाइल लोगे, कार लोगे, तुरंत जाके आईफोन उठाओगे पहले, ठीक है ना। शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश किया, जिसके कारण छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक शिक्षित जनजाति, सबसे अधिक शिक्षित जनजाति हल्बा है। अंडरलाइन कर लेंगे, सबसे अधिक शिक्षित जनजाति हल्बा, लगभग 78%। लेकिन अगर नंबर्स में देखोगे, नंबर समझते हो ना, परसेंट अलग होता है, नंबर्स अलग होते हैं। नंबर्स में उराव है, परसेंट में कौन है, हल्बा। हल्बा के बाद प्रधान पढ़ेंगे आगे ना उसको। सबसे अधिक शिक्षित जनजाति कौन सी है, हल्बा, ध्यान रखेंगे चीज को। नेक्स्ट पॉइंट, बालोद जिले में, बालोद जिले में सबसे प्रमुख जनजाति हल्बा जनजाति है। सबसे प्रमुख जनजाति हल्बा जनजाति है। अतः वो लिंग चीजें है ना, वो शिक्षित है। अतः बालोद जिला जनजाति शिक्षा के मामले में प्रथम स्थान पर है। समझ आ गया। जनजातियों में सबसे ज्यादा शिक्षित जिला कौन सा है, बालोद जिला। ध्यान रखना चीज को, लिंक है सारी चीजें एक दूसरे से, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर ये हल्बा है और इनकी जो बोली है हल्बी है। ध्यान रखेंगे, ये हल्बा, इनकी बोली क्या है, हल्बी। यहाँ पर एक, ये आप मेरे पास यहाँ पे ये हो गया, लिख लो सब चीज ना, मैं सबको हटा रहा हूँ। आप थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, कचरा टाइप का नहीं लिखना है ना, क्योंकि पढ़ना आपको है भाई। बचाने के चक्कर में एकदम कचरा टाइप का नहीं लिख देना, अच्छे से अलग अलग दिखना चाहिए। स्पेस देके रखो, हो सकता है कुछ और ऐड करना पड़ जाए फ्यूचर में लिंक करने के लिए चीज़ों को, तो स्पेस देके रखो, ठीक है ना। पैसा अगर नहीं है तो घर से मंगा लो, लेकिन कॉपी अच्छे से बनाना है, जिस काम के लिए आया हो, ठीक है। एक दिन आइसक्रीम कम खा लो, चलेगा। आगे यहाँ पर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये जनजाति है, इसको मैं हटा रहा हूँ, ये यहाँ पर बना रहा हूँ। यहाँ पर इस जनजाति का नाम है, एक नाम क्या है, भतरा। क्या नाम है, भतरा। और यहाँ पर बनाएंगे एक जनजाति का नाम परजा। दिख रहा है, ये भतरा है, ये परजा, परजा, और ये क्या है, भतरा, भतरा और ये परजा। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर ये भतरा और परजा आए कहाँ से। आपने एक शायद हिस्ट्री नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मूवी तो देखा होगा, पद्मावत मूवी देखे हो। कौन हीरो है, शाहिद कपूर। शाहिद कपूर ये तो है क्या, रणवीर सिंह है। शाहिद कपूर वाला कौन सा मूवी बताओ, वही है क्या, चलो ठीक है। और रणवीर सिंह वाला कौन सा मूवी है, खिलजी वाला, क्या है, क्या खिलजी वाला कौन सा मूवी है, अलाउद्दीन नाम है। पद्मावती तो है ना, चलो ठीक है, जो भी है। उसमें रणवीर सिंह एक एक्टिंग किया है, उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी का। किया है कि नहीं किया, उतना देखियो। उसके साथ एक सपोर्टिंग एक्टर रहता है, इसको बोलते हैं, क्या नाम है, मलिक काफूर। मलिक काफूर। जब
खिलजी डायनेस्टी जब उत्तर भारत में निवास कर रहा था ना, उस समय मलिक काफूर को उसने कहाँ भेजा था? दक्षिण विजय के लिए, कि जाओ तुम दक्षिण विजय करके आओ, ठीक है ना। उस मलिक काफूर ने दक्षिण के आंध्र प्रदेश का जो वारंगल एरिया है, वहां पर एक डायनेस्टी थी जिसको बोलते हैं, कौन सी डायनेस्टी? काकती वंश। कौन सा वंश? काकती वंश। जो लोग नहीं पढ़े होंगे, नहीं सुने होंगे, बस जान लो काकती वंश था एक। काकती वंश के एक राजा थे जिसका नाम था अन्नम देव। क्या नाम था? अन्नम देव। अन्नम देव जो है, जब मलिक काफूर उस पे आक्रमण किया तो वो भागकर कहाँ पे आ गया? छत्तीसगढ़ के बीजापुर से एंटर कर गया। सुना गया? भोपालपट्टनम रास्ते से यहाँ पे बीजापुर और यहाँ पे बस्तर क्षेत्र में आकर अपना डायनेस्टी यहाँ पे स्थापित कर दिया। पढ़ोगी छत्तीसगढ़ के इतिहास में कि एक काकती वंश यहाँ पे स्थापित हुआ था। वन्नम देव यहाँ पर आए तो अपने साथ कुछ एक जनजातियों के समूह को लेकर आए थे। कुछ वफादार थे जो कुछ कार्य में अच्छे दक्ष थे। उन जनजातियों में एक जनजाति का नाम था भतरा। क्या नाम था? भतरा। भतरा जो शब्द आया है वो आया है भतरी से। भतरी मतलब ये कि अन्नम देव के साम्राज्य में एक पद था, उस पद का नाम था कि जो पहरेदार, जो सामने क्या करेगा, जो भी किला होगा उसके सामने क्या करेगा? पहरेदारी करेगा। उसके जो पद का नाम था वो था भतरी। और ऐसे लोग जो सबसे ज्यादा ईमानदार थे, जो राजा के बहुत ज्यादा वफादार थे, उनको ही क्या बनाया गया? किले की सुरक्षा के लिए रखा गया। तो उससे एक जनजातियां बनी, समझ में आ रहा ना? उससे क्या बनी? एक जनजातियां बनी, उसको हम क्या कहेंगे? भतरा। जो क्या करते थे? पहरेदार देने का काम करते थे। किसका? काकती डायनेस्टी। बात समझ आ गया ना? तो उसको कहेंगे हम लोग भतरा। इनकी बोली क्या है? भतरी। बोली क्या बोलेंगे? भतरी। और दूसरा एक और आया था जिसका नाम क्या था? परजा। क्या आया था? परजा। जो राजा के प्रमुख थे, जो राजा के प्रमुख थे मतलब बहुत ही ज्यादा विश्वास पात्र, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो अच्छा खासा कृषि विषि और अच्छा खासा दिमाग रखते थे लोग, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे? परजा। परजा आया था पो प्लस रजा से। पो मतलब होता है प्रमुख, राजा का प्रमुख, याद रखेंगे। और इसमें भी, परजा में भी दो अलग अलग समूह थे। एक समूह जो धनवान था, एक समूह जो धनवान था, और एक समूह जो थोड़ा सा आलसी रह गया, जो काम धाम नहीं किया, वो गरीब रह गया। क्या रह गया? गरीब रह गया। तो इनका एक दो समूह बढ़ गया था, परजा। और एक समूह क्या बन गया आपका? धुरवा। क्या बन गया? धुरवा। इस धुरवा नाम पहले नहीं था, एक्चुअल में ये परजा ही थे। परजा का ही एक सब पार्ट धुरवा है। लेकिन काकती डायनेस्टी में एक रानी आती है जिसका नाम है प्रफुल्ल कुमारी देवी। बस जान लो, प्रफुल्ल कुमारी देवी एक थी रानी। उस रानी ने इनका नामकरण किया था धुरवा। किसने किया था? प्रफुल्ल कुमारी देवी ने किया था। तो यहाँ पर भतरा जनजाति और यहाँ पर परजा जनजाति कोंडागांव और बस्तर के इलाकों में रहते हैं। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर इनके साथ एक जनजातियां हैं भतरा के साथ जो मिल रहा है आपकी जनजातियां, हलबा। इधर है भतरा, ठीक है ना। और ये भतरा जनजाति का जो एरिया दिख रहा है, जो निवास स्थान दिख रहा है, वो कौन सा बॉर्डर को टच कर रहा है? उड़ीसा। इसका मतलब भतरी जो बोली होगी उसमें किसका प्रभाव होगा? उड़िया प्रभाव होगा। बात समझ आ गया? उड़िया प्रभाव होगा। और जब भविष्य में बहुत सारे आप नृत्य गीत पढ़ेंगे, उसमें देखना मैक्सिमम टाइम जो गीत गाया जाएगा वो दोनों में गाया जाएगा, हल्बी और भतरी का मिला जुला रूप होगा। देखना फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि इधर हलवा है, हल्बी बोलने वाले, इधर भतरा है जो भतरी बोलने वाले। तो उनके संकरण से एक अलग बोली मिल सकती है, हल्बी और भतरी का मिश्रित रूप। तो कई बार ऑप्शन में जब आएगा कंफ्यूज नहीं होना है। बोल दिया कि हलवा, हल्बी और गोंडी, हल्बी या भतरी, हल्बी या कुछ और, ऐसे मिक्स करके दे देगा। आपको दिमाग में होना चाहिए भतरा है और यहाँ पे हलबा है, तो डेफिनेटली आंसर हल्बी और भतरी का मिक्स रूप ही होगा। समझा गया ना? जैसे कि आप पढ़ेंगे कि अन्नम देव के बारे में एक चालकी वंश के राजा के रूप में एक गाना गाया जाता है, वो कौन सी बोली में की जाती है? हल्बी और भतरी में की जाती है। एक और सुनेंगे जो क्या बोलते हैं उसको, तीजा के समय वहां के लोग गाते हैं, क्या गाते हैं भाई? जगार गीत नहीं होगा, और धनकुल गीत, वो भी हल्बी और भतरी में होगा। ऐसे बहुत सारे गीत हम लोग पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना है, कारण इसका यही है, ठीक है ना। नोट करेंगे। नेक्स्ट भतरा, आराम से फाड़ नहीं देना है। भतरा खिलजी वंश में, खिलजी वंश में
अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को दक्षिण विजय के लिए खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को, एक बार सुना करो फिर लिखा करो, लिखने तरीका आप लोग गलत है ना, पहले अलाउद्दीन सुने फिर लिखे, फिर खिलजी सुने फिर लिखे, पूरा एक लाइन सुना करो तब लिखा करो। ऐसे में मैं नकल बताने आऊंगा पीएससी में तब भी नहीं लिख पाओगे, है कि नहीं। मलिक काफूर को दक्षिण विजय के लिए भेजा। भारत के दक्षिण में वारंगल क्षेत्र में, भारत के दक्षिण के वारंगल क्षेत्र में काकती वंश के राजा अन्नम देव, हालांकि इसके पहले उसके भाई भी एक बार आ चुके थे प्रताप राजदेव, लेकिन अन्नम देव इनको ले आया है। काकती वंश के राजा अन्नम देव मलिक काफूर के डर से छत्तीसगढ़ के भोपालपट्टनम के रास्ते से बस्तर में प्रवेश किया। उन्होंने अपने साथ कुछ जनजातियों को लाया। नंबर 1 भतरा जनजाति, भतरा जनजाति काकती वंश में भतरी के रूप में काम करते थे। कोष्ठक में लिख लेंगे किले के पहरेदार। काकती वंश में भतरी के रूप में, मात्रा मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो ना सब, तो अभी हाँ ही बोलोगे, मैं देखूंगा तो समझ आएगा। भतरी के रूप में, कोष्ठक में लिखेंगे किले के पहरेदार, कोष्ठक बंद, भतरी के रूप में कार्य करते थे। प्रश्न पूछा जाएगा भतरा जनजाति कौन सी काम करती है, कौन सा, पहरेदार। दूसरा परजा जनजाति, इस बार आया था प्रश्न क्या भतरा से ही, शिकार देवी, इस बार प्रश्न आया था पीएससी में 2 नंबर में। भतरा जनजाति कौन से देवता को मानते हैं, पढ़ेंगे आगे हम लोग। नेक्स्ट परजा जनजाति, परजा लिख लेंगे पो प्लस रजा, यहां से लिखेंगे पो प्लस रजा, पो का मतलब प्रमुख, परजा जनजाति राजा के सबसे विश्वास पात्र और उच्च पदों पर कार्य करती थी। हालांकि कुछ समय पश्चात परजा जनजाति राजा के सबसे विश्वास पात्र और प्रमुख पदों पर कार्य करती थी। हो गया। हालांकि कुछ समय पश्चात, अब मैं जो बोल रहा हूं हालांकि वालांकि सब लिखा करो ना अभी, क्योंकि जितना फैक्ट लिखोगे, जितना शॉर्ट में लिखने का प्रयास करोगे, उतना बाद में रिवीजन करना पड़ेगा तुम लोग। बात समझ आ गया ना। जो लाइन अभी लिख रहे हो ना वो दिमाग में क्लिक करेगा जब एग्जाम में बैठोगे तब। ऐसा स्टोरी हम लोग पढ़े थे भाई, और अगर डायरेक्ट फैक्ट करने गए तो फिर वहां पे कंफ्यूजन आएगा। इसलिए बोला जाता है थोड़ा सा आपको लाइन अप में रहना है। बुक के साथ भी गलती करते हैं बहुत सारे लोग, किताब में जो बहुत सारे कोचिंग किताब में शॉर्टकट में लिख देंगे, बुक में शॉर्टकट में एकदम मैप बना के फटाफट लिख दोगे, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, उसको 10 बार पढ़ना पड़ता है, कंफ्यूजन आता है। लेकिन अगर स्टोरी वाइज थोड़ा बहुत, अगर कहानी वाइज थोड़ा सा पढ़े होगे
तो आपको 3 बार ही पढ़ना पड़ेगा और वो लॉन्ग टर्म रहेगा। मैथ्स के साथ भी यही होता है। मैथ्स को जितना ट्रिक के माध्यम से बनाने जाओगे उतने बार रिवीजन मारना पड़ता है ट्रिक को, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है वो ट्रिक वहीं पे काम आ जाए एग्जाम में। पर ये देखना पड़ता है कि हमारा ट्रिक जो याद फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें। लेकिन मैथ्स अगर कॉन्सेप्ट से बनाने जाओगे तो वो लॉन्ग टर्म रहेगा और पीएससी में लॉन्ग टर्म ही काम आएगा। वो ट्रिक किसके लिए है? एसएससी और बैंकिंग वालों के लिए। क्यों? क्योंकि उनको जीवन भर मैथ्स ही पढ़ना है। समझा गया ना? हमारे पास समय कम है तो हमको मैथ्स को समझ के पढ़ना है। हमारे पास उतना समय नहीं है प्रैक्टिस करने का। हमको थोड़ा आराम से पढ़ना है लेकिन समझ के पढ़ना है और एग्जाम में बन जाए। क्योंकि हमारे पास 25 सब्जेक्ट है, सिर्फ मैथ्स ही नहीं है। उन लोग के पास 3 सब्जेक्ट है, मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर। समझा गया ना? उनके खेल स्पीड का है। उनका खेल किसका है? स्पीड का, इसलिए ट्रिक अपनाते हैं। और आपका ट्रिक पीएससी के मेन से भी नहीं चलेगा, याद रखना। ट्रिक से अगर गणित बना दोगे तो सीधे सीधे आपको क्या मिल जाएगा? 0 नंबर देके आपको सम्मानित कर दिया जाएगा। बात समझ आ गया ना? यहाँ पर ट्रिक नहीं चलेगा। सीधे सीधे जो 10वीं में किए हो ना आप, दिया गया है, माना कि ये सारी चीजें आपको लिख के आना है। लास्ट में बताना है कि ये उत्तर ये प्राप्त हो गया भाई, एकदम लड़का टाइप के लिखना है, तब जाके पूरा नंबर मिलता है। तो ऐसा नहीं कि सॉल्व कर दिए गुणा भाग कर दिया तुम देख लो, ऐसा नंबर नहीं मिलने वाला है मेंस में। याद रखना ना चीज को। 10वीं के किताब से ही आपसे रिलेटेबल क्वेश्चन रहेंगे। मॉडल आंसर वहीं से बनता है, बहुत सारी चीजें लूसेंट की किताब से बनता है, वैसे ही आपके आंसर में लिखे होने चाहिए। ध्यान देंगे, वैसे ही लोग चेक करेंगे। आगे आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है मेंस में, आपने लाया कैसे, किस फॉर्मूला से, किस रीति से, ये इंपॉर्टेंट है वहां पर। ध्यान रखना है। आगे, हालांकि कुछ समय पश्चात, इसी में लिखे ना आगे प्रजा वाले में, हालांकि कुछ समय पश्चात इनमें एक अन्य पिछड़ा या गरीब वर्ग की उत्पत्ति हुई। आर्थिक रूप से ना, जिन्हें काकती वंश की शासिका रानी प्रफुल्ल कुमारी देवी, छत्तीसगढ़ की पहली शासिका है रानी प्रफुल्ल कुमारी देवी। रानी प्रफुल्ल कुमारी देवी ने धुरवा जनजाति के रूप में संबोधित किया ऐसे वर्ग को जो पिछड़े थे, है ना, जो कहां से आए थे? प्रजा से ही आए थे। ऐसे वर्ग को क्या कहा उन्होंने? धुरवा जनजाति से क्या किया? संबोधित किया। आप देखेंगे जितने भी धुरवा जनजातियां हैं वो अपने नाम के साथ धूर शब्द जरूर जोड़ेंगे। जैसे गुंडा धूर सुने हो क्या? वो धुरवा है। सुने हो ना गुंडा धूर? नहीं सुनोगे तो सुन लो बस, गुंडा धूर। ठीक है ना? तो ये आपके हो गया बत्रा, ये हो गया प्रजा, ये हो गया धुरवा। अब देंगे आप यहाँ पे, ये आपका है बस्तर, ये सुकमा, ये बीजापुर। इन एरिया में यहाँ पर एक जनजाति जिसका नाम है दोरला। क्या नाम है? दोरला। सुकमा, मैक्सिमम एरिया इनका सुकमा में है, बीजापुर का पूर्व है, बस्तर का दक्षिण है। थोड़ा समझ में आ गया ना? जैसे बनाए वैसे ही बनाएंगे आप। क्या नाम है? दोरला जनजाति। अब ध्यान देंगे, दोरला, दोरा प्लस कोया, कहां से आया? इसकी उत्पत्ति हुई है दोरा प्लस कोया से। ध्यान देंगे, अभी मैंने कहा कि गोंड में, गोंड को क्या कहें? कोया भी कहें। ठीक है ना? तो ऐसे जनजातियों का समूह जो कोया तो थे, जो गोंड से ही आए थे, लेकिन उनमें कुछ समाज में जो प्रमुख रूप से जो कोया थे, उनमें कुछ लोगों को प्रमुख कोया कहा गया। क्या कहा गया? प्रमुख कोया कहा गया। वहीं से एक उत्पत्ति हुआ जिसका नाम था दोरला। समझा? लिख लेंगे दोरा प्लस कोया।
कोया समुदाय के कोया समुदाय के कोया समुदाय के प्रमुख को दोरा कहा गया। कोया समुदाय के प्रमुख को दोरा कहा गया, जिससे दोरला जनजाति की उत्पत्ति हुई। इन शब्दों की मिलन से क्या बना? दोरला बना। समझ आ गया? और ध्यान रखिए ये दोरला देखो इधर नीचे क्या है, कौन सा स्टेट है? आंध्र प्रदेश स्टेट है। इसका मतलब ये एंटर कहाँ से किए हैं? साउथ से किए हैं, ये ऊपर से नहीं आए हैं। जितने लोग दिख रहे हैं कहाँ से एंटर किए हैं? साउथ से एंटर किए हैं। ध्यान रखेंगे ना, तो याद रखें यहाँ पे दोरला जनजाति वारंगल क्षेत्र से छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए। हो गया? अब यहां पर भारत के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होगा। एक नदी गंगा है, ठीक है ना। अब एक नदी नीचे गोदावरी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी, जो दक्षिण में बहती है, देखो ना। गोदावरी नदी के क्षेत्र में कुछ और बिखरी हुई जनजातियां थी यहाँ पर, ठीक है ना, जो अपनी उत्पत्ति मानती थी कि हमारी उत्पत्ति गोदावरी नदी के आसपास ही हुई है। हाँ, हमारा जो पूरा जीविकोपार्जन जो है डिपेंडेंट था गोदावरी पे ही। इसलिए हम कहते हैं कि गोदावरी से ही एक जनजाति बनी जिसका नाम है गदवा, ठीक है ना। गोदावरी से ही एक जनजाति का पूरा उत्पत्ति हुआ जिसको बोलते हैं गदवा जनजाति। ये पूरे बस्तर में बिखरी हुई है, स्पेसिफिक कहीं नहीं है, पूरे बस्तर संभाग में है। लिख लेंगे बस्तर क्षेत्र, पूछा गया है डायरेक्टली, ऐसा कोई स्पेसिफिक जिला नहीं पूछेगा इसमें। गोदावरी नदी से अपनी उत्पत्ति मानने के कारण इन्हें गदवा जनजाति कहा जाता है। ना, गोदावरी नदी से बस्तर में बसने वाले, देखो यहाँ पे भी सब दिमाग लगा सकते हो। गोदावरी नदी से उत्पत्ति है, रहते कहाँ पे है? बस्तर में, इसलिए है गदवा। अगर कंफ्यूजन आए तो हम ना, बहुत सारे चीज आपको पीएससी में भी यही करना पड़ेगा। हर चीज को आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि समझने अगर जाओगे तो पीएससी को कम से कम 10 साल लग जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट 25 है। समझा गया ना? तो कई चीज़ों को आपको ट्रिक के माध्यम से पकड़ के रखना पड़ेगा, दिमाग को कहीं ना कहीं फंसा के रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बार बार उसी को पढ़ रहे हो और जाके एग्जाम में भी 11वीं बार आपको कन्फ्यूज़न हो ही रहा है। उस कन्फ्यूज़न को पहले फिल्टर आउट कर लेना कि अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मान लो की बात समझ में नहीं आ रहा है गदवा रहती कहाँ पे है, या फिर मान लो बस ये भी समझ में नहीं आया गोदावरी नदी से उत्पत्ति हुई है, तो हो सकता है थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते कि गद मतलब गोदावरी और बा का मतलब बस्तर। तो कहीं दिमाग फंसा के रखना पड़ेगा ताकि 4 ऑप्शन आए तो आप ऑप्शन देख के मार सकें। ये भी ध्यान रखना चीज़ों को, ठीक है ना। आगे ये हो गया आपका बस्तर की कुछ जनजातियां। कितने हो गए टोटल? 7 कैसे हो गया? ज़्यादा हो गया होगा। आठ हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे इसका द एंड कर दिया हम लोग। 8 हो गया ना। अब फिर से एक मैप बनाएंगे, सेकंड पेज। और आप बनाएंगे बिलासपुर, नीचे ये डिवीजन आप बनाएंगे रायपुर डिवीजन, इधर रायपुर डिवीजन, इधर दुर्ग, और ये कौन सा डिवीजन? बिलासपुर डिवीजन। ऐसे बना लेंगे। बड़ा बनाएंगे ना, छोटा नहीं। थोड़ा बना लो भाई, बड़े कॉपी में ना पेज में। हो सकता है कि आप लोग कुछ लोग छत्तीसगढ़ पढ़े भी होंगे,
ऐसा नहीं करना है जाके जो पहले पढ़े हो नोट्स उसी में जाके कचरा कर रहे हो, अलग से बना लेना कॉपी, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि बहुत सारी चीज ऐड करना पड़ेगा अभी। सब बना लिया? ठीक। नीचे कौन सा डिवीजन? बस्तर डिवीजन, ठीक है। ये दुर्ग, ये आपका रायपुर और ये है आपका बिलासपुर, ठीक। अब बिलासपुर डिवीजन में थोड़ा वो जिला तो पता है आपको, यहाँ पे कौन सा जिला है? मुंगेली जिला है, ठीक है ना। ये जीपीएम, ये बिलासपुर एरिया, ठीक है ना। ये आपका अभी तो बनाया नहीं हूं मैं, ठीक है। ये आपका सारंगगढ़ बिलाईगढ़, ठीक है ना। इसके ऊपर में रहेगा आपका, ये आपका हो गया, अरे ये आपका, ये ऐसा हो गया, ठीक है ना। ध्यान देंगे यहाँ पर, ये आपका जीपीएम, ये आपका है बिलासपुर, ये मुंगेली, ये आपका ये क्या, ठीक है ना। एक और नीचे बन जाएगा, ये आपका कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव और एक मोहला मानपुर। अब ध्यान देंगे आप, थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से पढ़े होगे माइकल श्रेणी, सुने हो क्या अभी तो? थोड़ा बहुत सुने होगा ना माइकल श्रेणी। माइकल श्रेणी जो है इधर पूरा एक लेयर पूरा एक बना हुआ है ऐसा, ऐसा पूरा, ठीक है ना। राजनांदगांव तक सब पूरा बोलते हैं कि यहाँ पे हल्का से बिलासपुर, जीपीएम, इधर मुंगेली, इन पूरे जिलों के किनारे पे एक पहाड़ी जिसको बोलते हैं माइकल श्रेणी। कौन श्रेणी? माइकल श्रेणी, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर एक स्टोरी ये है कि सबसे बड़ी जाति हमने कहा गोंड, इसका मतलब गोंड एक डायनेस्टी भी था, गोंड एक वंश भी था। गोंड वंश के इतिहास के बारे में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, है ना। इनका पूरा पूरा जो वंश और इनका शासनकाल जो रहा है वो मध्य प्रदेश में रहा है। एक आपने नाम सुना जरूर होगा, रानी दुर्गावती, सुने नहीं सुने हो? ऐसा कोई जो नहीं सुना है? सब सुने हो? कुछ नहीं बोलूंगा, हाथ उठा दोगे तो ना, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। सुने होगा ना रानी दुर्गावती, वो गोंड वंश की रानी थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो जब गोंड राजा एमपी में थे, जब गोंड राजा एमपी में थे, छत्तीसगढ़ तो बना नहीं था उस समय, इसका मतलब छत्तीसगढ़ भी एमपी में ही था, ठीक है ना। तो इस पूरे एरिया में जो मैदानी इलाके दिख रहे हैं यहाँ पे, इन एरियाओं पे गोंड वंश था, गोंड वंश था, ठीक है ना। अब गोंड राजाओं के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जो उनके पदाधिकारी थे, जो उनके लिए कुछ काम करते थे, जो उनके लिए सेना का काम करते थे, जो उनके लिए खाना पीना बनाते थे, जो उनके लिए अनाज उत्पन्न करते थे। तो ऐसे व्यवसाय के अनुसार कुछ जनजातियों का उत्पत्ति आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ के मैदान में। बात समझ आ गया? जैसे कि माइकल श्रेणी में पहाड़ों में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, जो जड़ी बूटी निकाल कर इलाज करने का काम करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? बैगा। कौन से कहेंगे? बैगा। जो मेडिसिन मैन ऑफ गोंड कहते हैं, जिसको क्या कहेंगे? मेडिसिन मैन ऑफ गोंड। समझा गया ना? जो गोंड शासकों के क्या है, क्या है? आयुर्वेद का काम करते हैं। झाड़ फूक ऐसा नहीं कि झाड़ फूक करते हैं बैगा लोग, ऐसे बैगा का मतलब ऐसा नहीं होता है ना, नहीं बोल देना झाड़ फूक करने जाते हैं सब। जाते हो कि ठीक है, बोलना नहीं है बाहर में जाके, जाते तो सब हो गए, है नहीं? देख तो विचार तो कैसे मोर सिलेक्शन नहीं हो, है कि नहीं? फिर बैगा के पास गए तो बताया इसका तो किसी साथ चक्कर चल रहा है कि नहीं? फिर वहां पे मार खा गया एक बार, मैं इसको लगा कि पढ़ रहा होगा बहुत, मैं ले आया कि नजर वजर लग गया हो करके, है ना। ध्यान देंगे तो ये आपका है बैगा, यहाँ पे रहते हैं बैगा, जो कौन लेके आया इसको? गोंड, जो उनके इलाज काम करेंगे, ठीक है। अब एक गोंड जब शासक हैं तो गोंड शासकों के लिए एक सेना का भी काम करेगा, कोई जो सैनिक के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो सैनिक के रूप में जो काम करने लग गए उनको हम कहेंगे कंवर, जो यहाँ पे रहेंगे। कोरबा, ये कोरबा है, जांजगीर, ये बिलासपुर, इन क्षेत्रों में रहेंगे एक, उसको हम कहेंगे, अभी लिखना नहीं है, सुन लो बस, लिखवाऊंगा अभी। यहाँ पे कौन रहेगा? कंवर। कंवर अपनी उत्पत्ति मानती हैं कौरव से, कंवर, कौरव और कंवर। बोलते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो बहुत से कौरव डर के भाग गए थे, डर के भाग गए तो पहाड़ों में रहने लग गए, पहाड़ों में रहने लगे तो अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने एक युद्ध पद्धति अपनाई जिसको बोलते हैं गोरिल्ला युद्ध पद्धति, जो मराठा भी अपनाते थे। तानाजी मूवी देखे होगे, जिसमें छुप के वार करते हैं, कौन? अजय देवगन। अजय देवगन कौन सा रोल किए थे उसमें? वही तो नहीं पता है, अजय देवगन का बस पता है,
क्या नाम था भाई? तान्हा जी, ठीक है ना। तो गोरिल्ला युद्ध पद्धति कौन की है? कंवर भी की है। इसीलिए घोड़ों ने क्या किया था, कंवर को अपना क्या बनाया, सैनिक बनाया। इन लोग मास्टर भाई लड़ने में। तो सेकंड कौन जनजाति? कंवर जनजाति। अब कंवर जनजाति खाली तो लड़ेगा नहीं, अपने लिए क्या बनाएंगे ये लोग? धनुष और बाण, धनुष और बाण बनवाएंगे। तो इसी एरिया में आपको बिलासपुर जो रीजन दिखेगा यहाँ पे, बिलासपुर का मेन रीजन, गोरेला पेंड्रा मरवा हल्का सा इधर कोरबा, यहाँ पर एक जनजाति मिलेगी आपको धनवार। कौन सी जाति? धनवार। धन का मतलब धनुष, वार का मतलब बाण। धन मतलब धनुष, वार मतलब बाण, समझते हो ना। बाण के पर्याय बताओ भाई, तीन। कौन बताएगा? हाँ, कौन कौन सा? तीन। तीर हो गया, बाण हो गया, सर, धनुष कहाँ होता है? वार होता है एक, है ना। वार हो गया, सर हो गया, बाण हो गया, तीर हो गया, समझा गया ना। तो बाण का मतलब वार होता है, धनुष और बाण मतलब धनुष बना बाण बनाने जनजाति कौन? धनवार। किसके लिए बना रही है? कंवर के लिए, और नहीं तो किसके लिए? गोंड के लिए। बात समझा गया। अब एक जनजाति इन गोंडों के लिए खेती का काम भी करेगी, खिलाएगा कौन? तो उस जनजाति का नाम कौन? पाव। वो कहाँ रहेंगे? बिलासपुर में ही रहेंगे, ठीक है ना। और एक जनजाति इनके लिए वस्त्र निर्माण या फिर क्या निर्माण, बर्तन निर्माण का भी काम करेगी, समझा गया। किससे बर्तन बनाएंगे? बांस से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? बांस से बनाएंगे। तो वो बांस से बर्तन बनाने जनजाति भी यहीं पे रहेगी, इसका नाम कौन? सौता। कौन जाति? सौता, जो बांस से बर्तन बनाने का काम करेगी। और ये बांस से क्या बनाएंगे? धनुष और बाण बनाएंगे। तो काम समझ में आएगा ना। धनवार का काम, सौता का काम, पाव का काम, कंवर का काम, बैगा का काम। बात समझ आ गया? लिखेंगे जल्दी से। बैगा जनजाति जल्दी लिखेंगे, समय नहीं है। बैगा जनजाति, यहाँ पे बैगा, बैगा। बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ के पश्चिम में, पश्चिम समझ में आ रहा है ना, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, हाँ पश्चिम में। ऐसा नहीं कि एग्जाम में पूर्व मार के आ गया। पश्चिम में मैकल श्रेणी में निवास करती है, जो इन पहाड़ों में प्राप्त होने वाले विभिन्न जड़ी बूटियों से विभिन्न जड़ी बूटियों से आयुर्वेद का कार्य करते हैं। चूंकि यह गौड़ शासकों के अधीन गौड़ शासकों के अधीन रोगों का इलाज करने का कार्य करते थे, इसलिए इन्हें मेडिसिन मैन ऑफ गोंड भी कहते हैं। मेडिसिन मैन ऑफ गोंड, मेडिसिन मैन ऑफ गोंड भी कहते हैं। हो गया क्लियर? नेक्स्ट, कंवर। यहाँ पर कंवर जिला समझ में आ गया ना इसका। बैगा का जिला पश्चिम में है, थोड़ा बहुत आपको मिलेगा मुंगेली, कवर्धा, राजनांदगांव एरिया में, ठीक है ना। मैकल श्रेणी, चल मैंने आप रखना है मैकल श्रेणी, प्रश्न पूछा जाएगा मैकल श्रेणी का। कंवर, नेक्स्ट लिखेंगे कंवर। कंवर जनजाति अपनी उत्पत्ति, कंवर जनजाति अपनी उत्पत्ति कौरव वंश से, अपनी उत्पत्ति कौरव वंश से मानती है। इतिहास में पांडवों से पराजित होने के कारण इतिहास में पांडवों से पराजित होने के कारण इन्होंने
गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाकर अपनी सुरक्षा की। कालांतर में गौड़ शासकों ने, ध्यान रखेंगे पेन वही यूज करेंगे जो स्पीड चल रहा हो। अच्छा दिखने वाला कोई जरूरी नहीं होता है ना, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप कंटिन्यू 6 घंटा लिख सको स्पीड में, जिसमें हाथ दर्द ना करे, चाहे वो 2 रुपए का भी रहे, है ना। मैक्सिमम वही वाले पेन ही अच्छा दौड़ता है ना। महंगा पेन धोखा दे जाता है, ठीक है ना। तो उसी पेन को यूज करेंगे जो आप अब जीवन भर लिखने वाले हैं। बात समझ आ गया ना। पेन चेंज अब नहीं करना है। ऐसा नहीं कि विराट कोहली एक दिन एमआरएफ के बैट में खेल लिया, एक दिन रोहित शर्मा के बैट में खेल दिया जाके, दे रे भाई तेरा बैट, ऐसा करके नहीं। कंफर्टेबल उसी के साथ ही है वो। ध्यान रखना है, आपके स्पीड का बहुत बड़ा खेल है पीएससी में, समझ आ गया ना। पहले तो चलो किसी भी पीछे लग मांगे दिखा लिखूंगा करके, ऐसा नहीं। जिस पेन के साथ कंफर्टेबल है, समझा गया ना, जिसमें आपका स्पीड बन रहा है बहुत तेजी से, उसी पेन को यूज करेंगे। देखो इधर पीछे वाला हाउजर यूज कर रहे हैं ना, बहुत तगड़ा पेन है हाउजर, है ना। बहुत सारी चीजें देखना है आपको पेन में लिखते समय। ऐसा पेन यूज नहीं करना जो 1 घंटे के बाद पूरा स्याही निकल रहा है, होता है ऐसा ना। फिर में हम लोग शुरू में ऐसा होता था कि मेंस के समय फिर एक काला वाला पैंट पहन के जाते थे, उस पैंट में दिन भर पहुंच रहे हैं, ऐसा होता है ना। तो ऐसा पेन भी थोड़ा सा बच के रहना है। जैसे पेंटोनिक का यूज कर रहे हो आप लोग, पेंटोनिक वो थोड़ी देर बाद स्याही बाहर आ जाता है उसका। ये हाउजर अच्छा पेन है। एक रोरिटो का आता है ना। तो वो ऐसा पेन आप सेलेक्ट कर लें अभी से, उसी में लिखना है अब आपको, ठीक। ध्यान रखेंगे चीज। आगे हिंदी का थोड़ा सा प्रॉब्लम यही होता है। इंग्लिश वालों का क्या है, सीधा उठाना नहीं, सीधा लिखते जाना है। हिंदी में क्या है, मात्रा मात्रा लगाना पड़ता है, ध्यान रखना। इसलिए हिंदी वालों को लिखने के लिए कम वर्ड मिलता है, इंग्लिश वाले ज़्यादा लिख देते हैं। यह है चीज़ें देखना है। इंग्लिश में देखो ना, सीधे सीधे लाइन लिखना है आपको। आगे क्या लिखे अभी, गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया, हो गया ना। कालांतर में गौड़ शासकों ने इन्हें अपने सैनिक के रूप में शामिल किया। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि कंवर जनजाति कौन सा कार्य करती थी, कौन सा, सैनिक के रूप में कार्य करती थी, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहां पर, ये है बैगा, ये है कंवर। बैगा और कंवर क्या किए, इंटरकास्ट मैरिज कर लिए। क्या कर लिए, इंटरकास्ट मैरिज कर लिए, और इससे एक नई जनजाति की उत्पत्ति होगी, इसका नाम बहना। क्या नाम है, बहना। लिखेंगे नेक्स्ट, बहना। बैगा और कंवर जनजातियों के मिश्रण से, बैगा और कंवर जनजातियों के मिश्रण से बहना जनजाति की उत्पत्ति हुई। यही प्रश्न पूछा गया है, समझ आ गया ना। अब आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर प्रश्न अलग अलग घुमा सकता है। बैगा के साथ बिंजवार बोल देगा, बैगा के साथ धनवार बोल देगा, बैगा के साथ हलवा बोल देगा। आपको क्लियर होना चाहिए, मैप में बना लेना, इधर बैगा और इधर कंवर, दोनों को मिक्स करके बना लो, बीच में कौन है, बहना। मैप में दिखना चाहिए, कल के डेट में ऐसा नहीं भूल गए, ठीक है ना। ध्यान रखना है, बैगा और कंवर के मिश्रण से बना है कौन, बहना। ध्यान रखना है चीज को। यह बहना जनजाति, कंवर का लिख लेते ना जिला, थोड़ा सा कोरबा लिख लो ना, तो कोरबा, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़। रायगढ़ भी है थोड़ा सा ना, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो आप, रायगढ़ का, रायगढ़, बट उसका रायगढ़ का थोड़ा सा पश्चिम एरिया बस। कंवर, सबसे तक कंवर तो आपको यही मिलेंगे, कोरबा में ही मिलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखे बहना। बहना जनजाति छत्तीसगढ़ के कोरबा, वहीं साथ ही साथ है ना बिलासपुर, जांजगीर में निवासरत है। नेक्स्ट जल्दी से लिखेंगे धनवार।
धनवार, बना लो ऐसे धनवार को, ऐसा धन से ऐसा बना लो धनवार, ऐसा धन प्लस वार। धन का मतलब धनुष और वार का मतलब बाण। धनवार जनजाति बांस से धनुष बाण बनाने का कार्य करती है। अगर आप जाओगे धनवार लोग की शादी में तो लड़के लोग विवाह में धनुष लेकर आते हैं, आराध्य है इनका धनुष। धनुष बाण लेकर, बाण तो नहीं पकड़ते हैं आजकल, डरते हैं लोग मार वार मत दे करके, धनुष लेकर आते हैं कम से कम। ठीक है, ठीक है। धनुष बाण बनाने का काम कौन करते हैं? बांस से धनवार। इस जनजाति का संकेंद्रण बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली, मेनली बिलासपुर, थोड़ा सा कोरबा, थोड़ा सा मुंगेली, बस। ठीक, नेक्स्ट जल्दी से लिखेंगे सौता। सौता लिखा हुआ है, सौता इधर लिख दूं क्या? सौता, सौता जनजाति गोंड, सौता जनजाति गोंडों के लिए बांस से बर्तन बनाने का कार्य करती है, जैसे टोकरी, सूपा इत्यादि। यह जनजाति मुख्यतः कोरबा और बिलासपुर में निवासरत है। नेक्स्ट पाव, यह पाव पाव यह गोंड, यह गोंडों के लिए कृषि कार्य करने का कार्य करती है, कृषि कार्य करती है। इनका संकेंद्रण कहाँ पे है? बिलासपुर। ठीक है, एक और लास्ट देख लेते हैं फिर खत्म करते हैं। याद रखना यहाँ पे इस एरिया में क्या है, ये रायपुर डिवीजन है। रायपुर डिवीजन में इधर आपको दिखेगा महासमुंद, गलत हो गया थोड़ा सा, ये आपका है, ये बिलादो बाजार, ये रायपुर, धमतरी, ये महासमुंद और ये गरिया का एरिया। ठीक है ना, ये महासमुंद और ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, ये एरिया जहाँ पे जनजाति रहती है जिसका नाम है बिंजवार। क्या नाम है? बिंजवार, बिंजवार। ये शब्द आपको मिलेगा विंध्य से। कहाँ से? विंध्य से, विंध्य, विंध्य है ना। विंध्य मतलब ऐसे जनजातियां जो अपनी उत्पत्ति कहाँ से मानती हैं? विंध्य पर्वत से मानती है। विंध्य पर्वत सुने हो क्या? कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, सुन लो ना, मध्य प्रदेश में है विंध्य पर्वत। ऐसा एक श्रेणी है विंध्याचल का, उसके नीचे सतपुड़ा है। ठीक है ना, तो अपनी उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं? विंध्य पर्वत से मानते हैं। और एक समय के बाद कालांतर में इनका कहीं ना कहीं संकेंद्रण कहाँ पे हो गया? छत्तीसगढ़ के महासमुंद, रायपुर और बलौदाबाजार एरिया में हुआ है। हालांकि ये ऐसा मानते हैं कि इनका जो डिवीजन हुआ है वो बैगा से हुआ है, कुछ बैगा विकसित होकर क्या बन गए? बिंजवार बन गए, ऐसा भी मानते हैं। इसलिए बैगा की उपजाति में बिंजवार आते हैं, ये भी है। ठीक है ना, लेकिन अपनी एक्चुअल उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं? विंध्य पर्वत से मानते हैं। इसलिए कौन सी देवी की पूजा करते हैं? विंध्यवासिनी। ध्यान समझ में आ गया ना, नोट करेंगे। लास्ट बिंजवार, बिंजवार, वी नारायण सिंह आप सुने होंगे ना, बिंजवार जनजाति। बिंजवार जनजाति
छत्तीसगढ़ में महासमुंद, बलौदाबाजार, तथा रायपुर के उत्तरी क्षेत्र में संकेंद्रित है। यह अपनी उत्पत्ति विंध्य पर्वत से मानते हैं। अपनी उत्पत्ति कहां से मानते हैं? विंध्य पर्वत से मानते हैं। अतः इनकी आराध्य देवी विंध्यवासिनी माता है। अब इसमें गलत मत मार देना ना कि कौन सी देवी को मानते हैं? विंध्यवासिनी, क्योंकि उत्पत्ति विंध्य पर्वत, विंध्य से विंज बन गया है। ठीक है ना? ठीक है, तो आज के लिए काफी इतना, बाकी जनजातियों के बारे में हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये याद रहे। कल आने के बाद 10 मिनट आपसे क्वेश्चन किए जाएगा। ऐसा नहीं कि कल गायब हो गया, है ना? पूछेंगे यार 10 मिनट बाद जाऊंगा, ऐसा नहीं ना। ठीक है, चलिए फिर, धन्यवाद।